अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर और आप देख रहे हैं जार्गन विद जहांगीर। शफीक साहब सर। द ग्रेट सर, यार, आप इतने आज मेन इन ब्लैक काले काले कपड़े पहन के किस बात का शोक मना रहे हैं आप? सर मैं बेसिकली मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ ना प्रोटेस्ट कर रहा हूँ आज। प्रोटेस्ट कर रहे हैं? प्रोटेस्ट कर रहा हूँ क्यों? अब मोदी साहब ने क्या कर दिया? सर। उन्होंने हमारे जो बहुत हर दिल अजीज दिलजीत दोसांझ हैं, हम्म। उनकी एक मूवी है सतलज, नाम आपने भी सुना होगा, हम्म। उसको बैन करवा दिया। यानी वो जिसका नाम पंजाब 95 है। एग्जैक्टली, ओरिजिनली पंजाब 95 थी हम्म। और बाद में एज सतलज उसको रिलीज किया गया। हम्म। सो उसको उन्होंने Z5 पे, ये OTT पे 3 जुलाई को लॉन्च हुई, हम्म। रिलीज हुई और 5 जुलाई को इसको हटा दिया गया। अच्छा। और अब दुनिया भर में इस पे चर्चा हो रही है। तो बेसिकली वही एक फैशिस्ट गवर्नमेंट जो एक होती है, ठीक है, उसका हथकंडा है कि वो लोगों की आवाज़ और अपनी हकीकत जो है, अपनी तारीख है, उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। सो उसके खिलाफ आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, आपने लाल रंग क्यों पहना है आज? मैंने लाल रंग इसलिए पहना है, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मैं गुस्से में हूँ अच्छा और मैं बदला लेना चाहता हूँ। अच्छा। और मैं कोशिश करके और कुछ नहीं तो अपने घर पे किसी बाहर की वेबसाइट पे ये मूवी देखूंगा। जरूर 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 बनता है यार देखें, मैं एक चीज़ बताता हूँ। सिख कम्युनिटी जो है ना, ये बिफोर के हम मूवी के ऊपर डिस्कशन करें कि वो मूवी में क्या मसले हुए और इन लोगों को क्या मसला है, उससे मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में जितने खूबसूरत दिल के ट्रू और जितने जाली और जितने रोमांटिक सरदार जी बरादरी है ना, यकीन माने इतनी कोई नहीं, इतना कोई नहीं है। और इस बात पे गुस्सा तो मुझे भी बहुत चढ़ा हुआ है। और दिलजीत दोसांझ इज़ माय फेवरेट। तो उसकी मूवी तो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही रोमांटिक होती है। लेकिन ये जो मोदी गवर्नमेंट है या इससे को पहले वाली भी गवर्नमेंट हो, ये छोटी छोटी बातों पे समझते हैं कि जैसे पता नहीं ये हमसे कुछ छीन ही लेंगे। तो इन्होंने ये तमाशा किया। इस मूवी का बैकग्राउंड जो है वो तो आप डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपने जैसे शुरू किया ना, मैं मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे लगा बड़े पॉलिटिकल हो गए आप, लेकिन एंड पे आप वही फिल्मों पे आ गए। आपने तो साथ डाल दिया। जो जिस तरह हमें दिलजीत पसंद है, हम भी अंदर से वैसे ही रोमांटिक है ना थोड़े से। तो यार देखिए, ये जो मूवी है उसमें ऑब्वियसली पंजाब का कोई एलिमेंट है और सारा कुछ है, लेकिन यार ये इतने सिंपल स्टोरी तो नहीं है ना। एग्जैक्टली। तो इसका बैकग्राउंड है क्या? ये पंजाब वाला सीन है क्या? ये खालिस्तान की मूवमेंट भी चली, तो सीन है क्या? सो बेसिकली अगर मूवी को डिस्कस करना है तो हिस्ट्री में, तारीख में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। क्योंकि यार लोग पूछेंगे ना कि भाई साहब ये मूवी बैन हो गई, कोई कहता है जी अच्छा 3 साल पहले ये होल्ड पे रही, फिर कहते हैं जी अच्छा ये OTT पे आई और 2 दिन बाद उतर गई। तो लोग ये भी तो पूछेंगे ना यार, आखिर मसला क्या है? ऐसा क्या था? मतलब दिलजीत दोसांझ की शक्ल तो बहुत अच्छी है, साथ में वो गाता भी अच्छा है, साथ में वो जो उनके भाई साहब हैं, वो जो अर्जुन रामपाल, वो वैसे बड़े फिट एंड स्मार्ट ही हैं। तो फिर मूवी में ऐसा मसला क्या है? तो अब आप बताएं ना कि मसला है क्या? मसला शुरू होता है बेसिकली पार्टीशन से। जब पाकिस्तान और इंडिया बने, मसला वहां से शुरू होता है, क्योंकि पंजाब को बीच में से चीर दिया गया, ठीक है, आधा उनके पास आया, कुछ हिस्सा हमारे पास आया। उस पे ही एतराज था पंजाबियों को, सरदार बरादरी को, सिख बरादरी को, कि यार जो हमें प्रॉमिस की गई थी चीज़ वो डिलीवर नहीं हुई, ठीक है। बिकॉज अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो जो रंजीत सिंह साहब की गवर्नमेंट थी, ठीक है, वो पूरे पंजाब पे थी, NWFP पे थी, इन एरियाज पे थी, एंड दे फेल्ट कि यार हिस्टोरिकली ये लैंड उनकी एक विरासत बनता था, ठीक है, जिसको ख़त्म कर दिया गया। उस वक्त एक मसला शुरू हुआ कि यार ये पंजाब आपने बंटवारा कर दिया। तो यानी अगर आपकी बात को अगर यहाँ थोड़ी देर के लिए रोकूं मैं, तो टेक्निकली ये होना चाहिए था कि हमारा जो पंजाब है पाकिस्तान का, उसके साथ ही इसको जोड़ देना चाहिए था। Exactly. और पंजाबी आपस में खुश रहते और हिंदू भाई उधर खुश रहते। ऐसा ही है। लेकिन उन्होंने उसमें बीच में से दरार डाल, चीरा लगा दिया, जो कि बहुत वहाँ पे होलनाक और बड़े दुखनाक और अलमनाक वाकयात भी हुए और बहुत मसले मसाइल हुए। एग्जैक्टली वो लोगों को एक रात पता चलता है कि जी अब वो या तो भारत में या पाकिस्तान में, और फिर उसकी वजह से एक मैस मूवमेंट स्टार्ट हो गई। खैर पाकिस्तान बन जाता है, इंडिया बन जाता है। इंडिया के अंदर जो पंजाबी थे, सिख थे, उनको फील हुआ कि यार जो ऑटोनॉमी हमें प्रॉमिस की गई थी और जो राइट्स हमें प्रॉमिस किए गए थे वो डिलीवर नहीं किए जा रहे। उन्होंने एक पंजाबी सूबा मूवमेंट स्टार्ट की, जिसमें दे वांटेड मोर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, लेस फेडरल
इंटरफेरेंस, और पानी के भी इसके अंदर मसले थे। दे फेल्ट के जी जो हमारे मेन दरिया हैं वो अब फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। चंडीगढ़ के ऊपर भी उनका एक क्लेम था कि जी इसको आप इम्पोर्टेंट स्टेटस दें एज अ प्रोविंशियल सिटी, मेन सिटी, कैपिटल सिटी। सो इस तरह के कुछ मसले मसाइल थे। सो आगे मसला शुरू हुआ अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन 1973 में। अकाली दल जो सिख एक पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया कि यार जो फेडरल पावर है इसको रिस्ट्रक्चर किया जाए, स्टेट को ऑटोनॉमी दी जाए और जो पानी के राइट्स हैं वो सूबे को वापस दिए जाएं। सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट जो थी भारत की, वो फील करती थी कि यार ये अब फिरका परस्ती और सूबाइयत की तरफ जा रहे हैं और ये इंडिपेंडेंस और एग्जैक्टली ये एंटी स्टेट एक चीज बन गई। फिर हुआ ये कि इसमें एंट्री होती है सारी सिचुएशन में जरनैल सिंह भिंडरावाला साहब की। ठीक है, जरनैल सिंह साहब इनिशियली जो बताया जाता है लॉन्च हुए थे गवर्नमेंट की तरफ से ही, ताकि वो एक अपोजिंग एंड क्रिएट कर सकें। अच्छा, सरदार बरादरी के अंदर से, यानी कि इन्होंने ये प्लान किया, वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाला इन्होंने फिल्म चलाई कि उनमें से एक बंदा खड़ा डिवाइड एंड रूल। हाँ, और वो क्योंकि उनकी बरादरी में से होगा तो वो फिर उनको इम्प्रेस करेगा, कन्विंस करेगा और लोगों को इस तरफ लेके ऑन द स्टेट्स। ये गवर्नमेंट ने एक पत्ता खेलने लेकिन ये पत्ता मैसिवली बैकफायर। ये मौलाना फजल रहमान पत्ता वो भी उनका मजहबी संत होगा ना। हाँ, ये संत साहब। अच्छा, मैं पता ये मजहबी संत जो है ना, ये जिधर के हो, जिस मर्जी मजहब के हो, ये होते पत्ते ही हैं। अच्छा, फिर लेकिन इन्होंने बड़ा जबरदस्त प्रोटेक्ट किया अपने लोगों के राइट्स को। जब इन्होंने पॉपुलैरिटी मिली तो इन्होंने कहा कि यार हमें सिख राइट्स के लिए मजीद लड़ना चाहिए। अच्छा, एक सेकंड। गवर्नमेंट ने प्लान किया कि उनके अंदर का बंदा उठाएं और इनको समझाए बुझाए, और ये जो नई तहरीक है और इंडिपेंडेंट और अलग होने की और राइट्स की, ये सारी जो है, ये बंदा इसको ख़त्म कर दे। लेकिन वो भाई साहब को जब पॉपुलैरिटी मिली तो उन्होंने कहा, क्योंकि सिख बरादरी जो है ना, ये अपनी कौमियत और राइट्स के ऊपर और अपनों को ये कभी नहीं छोड़ते। तो बिल्कुल सही किया उन्होंने। इन्होंने ना सिर्फ कहा कि जी अनंतपुर साहिब वाला जो रेजोल्यूशन पास हुआ था उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, साथ इन्होंने खालिस्तान की भी बात करना शुरू कर दी, व्हिच वाज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन सिख होमलैंड, जो कि अभी तक चल एक हॉट टॉपिक है। ये वहां से स्टार्ट हुई मूवमेंट। मसला ये हुआ कि इनके जो फॉलोअर्स थे वो आर्म्ड थे और वायलेंट क्लैशेस स्टार्ट हो गए बिटवीन द गवर्नमेंट। यार वो आर्म नहीं होते, ये हमें बातें बनी है। सरदार जी करपाल के बगैर ना, हाँ, सरदार जी तो सोता भी आर्म्ड है। सरदार जी ने यहाँ करपाल डाली होती है, तो ये तो इल्जाम है यार। अब एक बंदा पजामा पहन के सोता है तो बोले कि नहीं भाई साहब, और भाई तो बंदा सोए पजामा पहन के। बेसिकली ये है ना कि जब हुकूमत पत्थर मारेगी तो आप उसका जवाब ईंट से देंगे, ठीक है, या ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इसे बहुत कमेंट आएंगे अभी भाई। अच्छा फिर हम सरदार जी के साथ हैं, अपने हम सरदार भाइयों के साथ हैं यहाँ पे। ये तो अंडरस्टूड है। खैर, इसकी जो एक कहते हैं ना कि एक क्लाइमैक्स हुआ इनटू द ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है, जब ये तमाम लोग अपने सपोर्टर्स के साथ और जरनैल सिंह भिंडरावाला साहब के साथ इन्होंने गोल्डन टेम्पल अमृतसर में अपने एक फोर्टिफाइड एक पोजीशन ले ली। और हुकूमत ने, और आपको साथ ये भी देखना है कि उस वक्त एक रिलीजियस फेस्टिवल भी चल रहा था, ठीक है, तो उस वक्त उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, जिसमें बहुत से लोग, आम मासूम लोग वहां पे जियारत के लिए अपनी तो गवर्नमेंट ने सीधा फायर खोल दिया, टैंक्स और फायर, हर चीज जो कुछ सरकार के पास थी, अच्छा, उन्होंने फुल इस्तेमाल किया। और बताया जाता है कि हजारों मासूम लोगों की इसमें डेथ हुई, और जरनैल सिंह भिंडरावाला साहब की भी इसमें डेथ हुई। अच्छा, तो वो जो लीडर थे, ही पास्ड अवे एज वेल। ये बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड है। अच्छा, अब ये तो बैकग्राउंड हो गया ना। आपने कहा कि इसका रिजल्ट आखिर के ये वो जो इस मूवी के मेन, जो क्योंकि ट्रू इवेंट, उससे ट्रू एक पर्सनालिटी के ऊपर मूवी बनी हुई ना, जसवंत सिंह खालड़ा, हाँ, शायद बिल्कुल उनका नाम है, उससे बनी हुई ना। तो ये तो हो गया ना कि वो किस मतलब वो किस इलाके से बिलोंग करते थे, उस इलाके में क्या तरीके चलती थी। अब जरा मूवी का बैकग्राउंड बताएं। अब बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ऑपरेशन, पंजाबियों के अंदर बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट थी। उस रिजेंटमेंट के नतीजे में इंदिरा गांधी को उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने गन डाउन कर दिया। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, हुकूमत ने एक मैसिव ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें वो सिख नौजवान जो भी उन्हें जहां कहीं भी मिलते थे उनको मारना शुरू कर दिया, क्योंकि वो एंटी स्टेट या एंटी गवर्नमेंट समझा जाता था उन्हें, ठीक है। और वो ये नहीं देखते थे वो इन्वॉल्व है नहीं है, क्या स्टांस है क्या नहीं है, बट एक मैसिव मूवमेंट स्टार्ट कर दी। अब आते हैं अपने इस मूवी के मेन कैरेक्टर की तरफ, जसवंत सिंह साहब की तरफ, जिनका कैरेक्टर प्ले किया है दिलजीत दोसांझ ने।
सो दिलजीत साहब जसवंत सिंह का कैरेक्टर प्ले करते हैं, जो कि बाय प्रोफेशन बैंकर थे, ठीक है, और वो अपना आम जिंदगी गुजार रहे थे। मैंने ये भी सुना है कि बैंक में भी अच्छी पोजीशन पे थे। एग्जैक्टली, डायरेक्टर पोजीशन पे वो काम कर रहे थे। उनके बताया जाता है कुलीग या उनके दोस्त के कुलीग गायब होते हैं इसी तरह, ठीक है, वो मिसिंग पर्सन। अच्छा, कोई मतलब आपको कोर्ट शोर्ट में नहीं जाना, कहीं पेश नहीं करना, बंदा उठाया गायब कर दिया और किधर गया कुछ नहीं पता, खेतों में लाश पड़ी होगी, अक्सर औकात लाशें भी नहीं मिल रही थी इस केस। सही है। सो जसवंत सिंह साहब के जब अपने करीबी बंदे का इसी तरह केस बना तो उन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। अच्छा, वो डिफरेंट क्रीमेशन साइट्स पे गए, जो म्युनिसिपल के रिकॉर्ड थे वो उन्होंने खोलना शुरू किया, तो उनको पता चला कि कई हजार लोग इस सितम का निशाना बने और गायब है। फिर ये भी सिर्फ वो अमृतसर के अंदर अपना होमवर्क। फिर मैं सुना है कि वो शमशान घाट गए। एग्जैक्टली, क्रीमेशन साइट्स। वो अंग्रेजी में तो मतलब शमशान घाट गए, और वहां पे जब जाकर उनको पता लगा कि भाई साहब ये सिर्फ आपका दोस्त नहीं है, एग्जैक्टली, तो और लोग, हजारों लोग हैं। फिर उन्होंने अपना ये जो रिसर्च है इसको दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में फैलाना शुरू किया। सो उनको पता चला कि यार हजारों की तादाद में लोग गायब कर दिए गए हैं, ठीक है, और उनको अनक्लेम्ड कह के कि जी ये तो हमारे पास कोई लाश आई थी, उनको शमशान घाट में आगे बरियल जो और ये सारा कुछ प्रोग्रेसिव इंडिया में हो रहा था। ये प्रोग्रेसिव इंडिया में, ठीक है, ये 90s में हो रहा है इंडिया में। जब कहते हैं कि जी एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन आ रही थी इंडिया के अंदर, ठीक है, इन्होंने अपनी जो रिसर्च थी, जितना भी इन्होंने डेटा इकट्ठा किया था, इन्होंने उसको पब्लिश किया। जसवंत सिंह साहब ने ये यूके, यूएसए, कनाडा गए और वहां पे जाके इन्होंने एक तहरीक चलाई कि यार हुकूमत अपने सिख लोगों के साथ क्या कुछ कर रही है। यानी एक इन्होंने इंडिपेंडेंसी की और लोगों से राइट मांगने की गवर्नमेंट से एक मूवमेंट चला दी। एग्जैक्टली, सो ही वेंट पब्लिक विद हिज डेटा एंड फाइंडिंग्स, और एक मूवमेंट उन्होंने मजीद, जो जरनैल सिंह भिंडरावाला साहब एक चीज लेके चल रहे थे, उसमें ये एक लीडर के तौर पे सामने आ गए। इवेंचुअली जब ये अपना दौरा मुकम्मल करके वापस आते हैं तो अपनी गाड़ी धो रहे होते हैं अपने घर के बाहर, और इनको पंजाब पुलिस उठा के ले जाती है। इनको ये जरा थोड़ा सा वो यहाँ क्लियर कर दें कि पंजाब पुलिस वो इंडिया वाली साड़ी वाली नहीं, ए नौ साड़ी उत्ते साड़ी वाली गड्डी तो कैसे नहीं चुकते ए मुंह तो चुक लेंदे ने, गड्डी तो नहीं चुकते। कमिंग बैक, सो इनको शदीद टॉर्चर और तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ठीक है, और बताया जाता है कि जब उस टॉर्चर के दौरान उन्होंने पानी मांगा, ठीक है, तो इनको सर में और दिल में गोली मार दी गई, एंड इनकी जो बॉडी थी इसी तरह बहा दी गई दरिया में, ठीक है, और किसी को आज तक उसके बाकियात नहीं मिले, ठीक है। सो कमिंग बैक, सो आपकी जो लंबी दास्तान है, इतनी रोमांटिक, इतनी अच्छी, इंफॉर्मेटिव, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मूवी का नाम, जो ओरिजिनल नेम है इसका, पंजाब 95, वो इसलिए था क्योंकि ये इंसिडेंट 1995 में हुआ था, और पंजाब की ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है कि पंजाब में हो क्या रहा था। ओके, एक तो ये बात इससे साबित हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि दिलजीत दोसांझ जो हैं वो करेक्टर कर रहे हैं जसवंत सिंह खालड़ा साहब का, बिल्कुल, ठीक है, ये हो गया, यानी ये मिसिंग पर्सन और वो मूवमेंट और सारा कुछ। अच्छा, अब ये तो हो गया, अब ये वाकया तो 1995 में हो गया, एग्जैक्टली, उस पर सिर्फ मूवी बनी हुई है। अब मूवी जो बनी है तो वो इस गवर्नमेंट का क्या बिगाड़ रही है? मतलब मूवी अगर मैं किसी को ओरिजिनल स्टोरी बता दूं, जैसे आपको और मुझे इतनी दूर बैठ के स्टोरी पता है, तो वांग लोगों को पता होगी, तो मूवी होती है। तो इस गवर्नमेंट को क्या तकलीफ है कि वो मूवी को, पहले तो मैंने सुना है कि उसको चलने नहीं दिया मूवी को। एग्जैक्टली, सो मूवी 3 जुलाई को Z5 पे लॉन्च हुई, ठीक है, और 5 जुलाई को उसको उतार दिया गया। जो उसका प्रोडक्शन हाउस है RSVP मूवीज गालिबन, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के ऊपर उतारा गया है। लेकिन इससे पहले ये मूवी जो आपने कहा कि 4 साल फंसी रही, 4 साल ये तकरीबन बन चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, लेकिन जो कुछ लोग 3 साल कहते हैं, कुछ 4 कहते हैं। सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया है, उन्होंने ये अपने पास रोकी हुई थी। अच्छा, ये भी मेरे लिए एक खबर है, एग्जैक्टली, कि भाई साहब ये जो इंडिया की लड़कियां बनियाने पहन के आ जाती हैं, वो उन्हें सब चल वहां पे सेंसर बोर्ड है? नहीं यार, मैं तो समझ रहा था खुला डुल्ला, कपड़े उतारने में मसला नहीं है। वो एक बंदा धोती पहनी थी ना, तो उस बंदे ने पूछा यार ये क्यों, कहता है यार जरा खुला खुला लगता है। तो मुझे लगता था इंडिया में खुला खुला है ना सब, तो इस चीज में खुला खुला चल रहा है। लेकिन जब आप सच बताएंगे, तारीख बताएंगे, हिस्ट्री बताएंगे, ठीक है, शीशा दिखाएंगे, उस पे इख्तिलाफ है। खुला जो है वो ढकन ढक देता है। अच्छा, तो बात करने का मकसद ये हुआ भाई साहब कि इनको सेंसर बोर्ड वालों
को लगा कि यार हम भी बने हुए हैं, तो हम भी कोई एक काम कर लें। तो इन्होंने वो ये नेक काम कर दिया। उन्होंने नेक काम 100+ कट्स या रिविजन्स इस मूवी में करवाए। यानी इन्होंने बोला कि भाई 200 कट से ना तो आप 150 कट लगा दें, 200 कट की मूवी है ना तो आप 150 कट लगा दें और एक कट पीस बचेगा तो वो आप आगे पेश करें। अच्छा ठीक है। खैर इस पे बातचीत चलती रही, मुज़ाकरात होते रहे। 4 साल के अरसे के बाद ये इवेंचुअली फिल्म क्लियर नहीं ना। हाँ जी, अगर क्लियर होती है ऐसे आराम से तो सिनेमा पे लगती ना। ऑब्वियसली जो चेंजेस थे और वो सारा कुछ था, उसकी कमर्शियल अपील खत्म हो जाती है ना, कि आप अगर 100+ कट्स लगा रहे हैं तो उसमें क्या ही बचा। यार वैसे एक बात बताऊं, ये डायरेक्टर है ना मूवी का, हनी भाई जबरदस्त आदमी है। पूछो क्यों? उन्होंने वो बैकएंड पे नहीं गए, वो बैकफुट पे नहीं हुए। उन्होंने कहा यार मैं कट कोट नहीं लगवाऊंगा, मूवी चलेगी तो ओरिजिनल शेप में चलेगी और ओरिजिनल शेप पे चाहे ओटीटी पे चल जाए। तो फाइनली क्या हुआ, ओटीटी की अप्रूवल मिल गई, ओटीटी Z5 वाले ने नारे मार दिए कि जी मूवी हमने चला दी है। और 2 दिन में जनाब इसको 1.5 दिन भाईजान, 1.5 दिन हॉलीवुड रिपोर्टर जो है, ठीक है, उन्होंने भी इसको नोटिस किया और उन्होंने कहा कि जी इस साल की वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडियन फिल्म्स का इसको उन्होंने टाइटल दिया। अच्छा भाई, ये नहीं है सिर्फ, आपको पता है, जरा मैं भी थोड़ी फिल्मी खबरें आपके साथ रह रखता हूँ ना। जिन लोगों ने ये मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखी है ना, उन लोगों ने इसको जो रेटिंग दी है ना, पता है कितनी है? हाँ, 9.3। उफ, दैट इज वेरी हाई। ठीक है भाईजान, वेरी हाई। तो अब ये ना, अच्छा वैसे एक बात बताऊं, वैसे तो मुझे इतना वो नहीं पता, लेकिन मुझे शक कहीं पड़ता है कि क्योंकि इस तरह की मूवीज ये इनकरेज अगर हो जाएंगी ना इनकी कल्चर में, तो फिर लोग और ऐसी और भी बनाएंगे। इसका एक ये भी रीजन हो सकता है कि उन्होंने कहा होगा नहीं उस्ताद जी इसको चलाओ ही ना, बंद कर दो। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, एक सेकंड, नहीं यार शफीक साहब, ये दिलजीत दोसांझ जो है, इसके भी कुछ दिन पहले एक मूवी आई है, मैं वापस आऊंगा, इम्तियाज अली साहब की। हाँ, तो वो पता है कि वो वापस कह रहा था, वो यही तो कह रहा था कि वापस आऊंगा। हाँ, वो यही वाली बात कर रहा था, ये मुझे अब समझ आई है। तो उसने कहा था ना वापस आऊंगा, आ गया। हाँ, उन्होंने कहा ये वाली इम्तियाज वाली मूवी तो मैंने वो किया ना चकावे के लिए, वापस तो मैं आऊंगा सतलुज में, वापस मैं सतलुज में आऊंगा। अच्छा, सो बेसिकली दिलजीत दोसांझ भी इस चीज पे काफी खफा है। उन्होंने कहा कि जी जसवंत सिंह का जो पैगाम था, जो उनकी कुर्बानी थी, वो जो मूवमेंट थी, वो अब रुकने वाली नहीं है। एक बात तो उसकी बहुत सही है, इस एरा में, इस दौर में, आजकल के दौर में डिजिटली दुनिया is open, AI and everything, आपने एक दफा स्ट्रीम कर दी मूवी किसी भी मीडियम पे यार, आइदर इट्स मेन स्क्रीन, आइदर इट्स OTT, जो भी व्हाटएवर, इवन के YouTube, तो लोग वहां से भाई डाउनलोड कर लेते हैं। पायरेसी चलेगी, कुछ चलेगी। नाउ पीपल हैव ऑल द मोर रीजन टू वॉच। इस मौके पे वो जो भाई कहता है ना तेल वाला नहीं रुकता, ये वो चक्कर इस मौके पे ये बात हुई थी भाई, ये उन मूवी होगी तेल वाली, अब ये अब नहीं रुकती, अब ये जाएगी। ठीक है, सो बेसिकली रोकनी क्यों है और वजह क्या है? बेसिकली ये इंडिया को उसकी हिस्ट्री दिखाती है, उसकी असलियत दिखाती है। मजे की बात, उस वक्त जब ये सब कुछ हो रहा था तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। जो मौजूदा बीजेपी है, ये तक तो छोटे सूबों के अंदर या स्टेट्स के अंदर इनकी गवर्नमेंट्स हो सकती हैं, लेकिन ये लोग फेडरल पावर नहीं थी इनके पास, एंड दे वर ऑन द अदर साइड ऑफ द हिस्ट्री। आज लेकिन ये वो इंडिया का इमेज बीजेपी की हुकूमत है। एग्जैक्टली, और कांग्रेस ऑपोजिशन में। इस मौके पे ना हमारे जो बुजुर्ग थे ना पंजाबी, वो कहते थे कि ये मंजा होती है ना, मज्जा नहीं है, पहना होती है ना। तो ये गवर्नमेंट वाले चाहे उस तरफ हो या इस तरफ हो, they're all the same. इनका मकसद जो है ना वो कुछ और ही होता है। Exactly. तो उस वक्त दूसरी गवर्नमेंट थी कांग्रेस, तो वो इनके खिलाफ थी और ये मिले हुए थे आपस में। अब ये इधर होगी तो ये खिलाफ हो गई। And something to add, देखिए खालिस्तान मूवमेंट रुकी नहीं है इन डेथ्स के बाद, इस सारे जुल्म के बाद। इट हैज ओनली गॉटन स्ट्रॉन्गर। ठीक है, हम अक्सर देखते हैं खबरों में कि ये अपने एक इलेक्शंस करवाते हैं, ठीक है, उसमें एक ये लोग वोट करवाते हैं कि यार कितने लोग इस चीज़ के फेवर में, और सरदार बरादरी, सिख बरादरी ऑल अक्रॉस यूरोप, ऑल अक्रॉस द ग्लोब उन वोट्स के अंदर, रेफरेंडम्स के अंदर हिस्सा लेती है। और वो बताते हैं कि यार इतने लोगों ने खालिस्तान मूवमेंट के लिए या एक अलहदा स्टेट, अलहदा रियासत के लिए एक वोट डाला है। मज़े की बात, मोदी गवर्नमेंट रिसेंटली इनके खालिस्तान के लीडर्स को थ्रू ऑर्गेनाइज्ड क्राइम गैंग्स मरवाती रही है। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग्स हैं, डिफरेंट इस तरह के गैंग्स हैं जिनके थ्रू वो लोग टारगेटेड किलिंग्स करवाते रहे हैं। कनाडा के साथ इनके ताल्लुकात पिछले साल खराब हुए, ठीक है,
किस वजह से हुए कि द कैनेडियन गवर्नमेंट फेल्ट कि यार ये लोग इंटरफेरेंस कर रहे हैं गवर्नमेंट लेवल पे, इनकी जो रॉ है इंटेलिजेंस है इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम गैंग्स के थ्रू ये सब लोगों को मरवा रही है जो कि एक्चुअली कैनेडियन सिटीजन्स थे, ठीक है, ऑन कैनेडियन सॉइल। तो इस वजह से इनका काफी मसला चलता रहा। ये जो खैर देखें, जो अपोजिशन पार्टी होती है या गवर्नमेंट होती है वो तो चाहती है कि तहरीकें खत्म हो जाए ना, उसी गवर्नमेंट को थ्रेट होता है। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि जब किसी तहरीक को जोर जबरदस्ती दबाया जाए ना, वो और उतना ऊपरती है, तो वो एक्शन का रिएक्शन होता है ना, वो और ज्यादा पावर से ऊपर आती है। तो खालिस्तान वाले जो हैं वो, हम तो खैर मूवी की बात कर रहे थे कि यार देखो ये अच्छा नहीं किया इन्होंने, अब अगर इन्होंने मूवी ना रोकी होती तो आज हम खालिस्तान की हिस्ट्री लोगों को थोड़ी बताते। Exactly. आज हम बात ही ना करते। Exactly. तो हम अभी ये बात क्यों कर रहे हैं कि उन्होंने एक मूवी रोकी और फिर लोगों ने पता किया कि भाई जी क्यों रोकी, ठीक है, and they've turned it into तो an international war. that क्यों has a too much material in itself, तो हमने क्यों से आगे मुद्दा उठा लिया। Exactly. तो वैसे आपस की बात है, ये मूवी जो है ना अब तो मुझे ढूंढ कर देखनी है। Exactly. बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरे दोस्त जा रहे हैं उनको फ्री में वो मैं लिंक भेजूं, अगर आपको कहीं से मिल जाए ना तो मैं तो आज ही आपको इंशाल्लाह फॉरवर्ड कर दूंगा, भेजना। डन। तो दोस्तों मूवी बहुत ज़बरदस्त है, मैंने ट्रेलर भी देखा और अब जो स्टोरी मैंने आपको बताई है और शफीक साहब ने जो पूरी राम कथा और इतनी रोमांटिक अंदाज से बताई है, तो ट्रू फैक्ट्स है हिस्ट्री के। आप भी मूवी जहाँ से मिले आप इसको देखें और आई एम 100% श्योर कि इनकी गवर्नमेंट जो है ये ज़रूर शर्मिंदा होगी और इस मूवी को वापस OTT पे, बल्कि मेन जो स्क्रीन है, मेन सिनेमा है, उस पर भी लेके आएगी। टिल नेक्स्ट पॉडकास्ट, खुदा हाफिज़। You are watching Apna Watan.